ओके। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने क्या चीज़ कवर की थी? सर लास्ट चीज़ सर हम। हाँ। सर मेरा मालवेयर क्रिएट करे थे, उसमें एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? शेयर स्क्रीन शेयर करें सर। करो। ये देखो सर, ये नो मॉड्यूल नेम। एस कैपिटल। एस कैपिटल आएगा सिंपल का, उसका नाम गलत लिख दो। एस कैपिटल आएगा सर, हाँ। सिंपल का। हम्म। एक मिनट वेट, रुको सर। हो गया सर। ठीक है। यस सर। तो लास्ट फिर हमने क्या देखा था? स्नैपिंग कर लिया था हमने यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। थोड़ी सी मैंने उसकी डिस्कशन की थी लास्ट टाइम। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि किसी को मैनिपुलेट करके उससे इंफॉर्मेशन लेना। और इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं कि नॉर्मल कुछ नाम पूछना है, कुछ नहीं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसे नहीं बतानी चाहिए, मान लो कोई सेंसिटिव पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स या इस तरह का कुछ जो है। और सोशल इंजीनियरिंग में जो अटैकर्स हैं या जो आप कह सकते हो सोशल इंजीनियर्स हैं, वो लोग क्या कई अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं, कई अलग अलग तरह की जो है कई अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं लोगों को। अब किसी ने तुमने देखा होगा या तुम्हारे साथ हुआ होगा कभी कि कोई इस तरह का एसएमएस आ रहा है या कोई इस तरह का फोन आ रहा है, और वो तुम्हें फोन पे सामने से क्या बोल रहा है कि हेलो, मैं आपके बैंक अकाउंट से अकाउंट से नहीं, मतलब बैंक से बोल रहा हूँ, या मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, पेटीएम से बोल रहा हूँ, जो भी है, बहुत कुछ भी वो बोल सकते हैं। तो वो इस तरह से कुछ बोलेंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, इधर से बोल रहा हूँ, उधर से बोल रहा हूँ। और फिर वो कहेंगे कि जो है मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, रेगुलर कस्टमर हो इसलिए हम आपको कुछ इनाम देंगे। इनाम में कुछ बोलेगा वो कि कोई ऐसे गाड़ी दे रहे हैं या कुछ पेड ट्रिप दे रहे हैं, कुछ इस तरह का कुछ भी बोलेंगे। और ऐसा बोल के फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो तुमसे बोलेगा कि अच्छा, ये रिवॉर्ड लेकिन अगर लेना है तो अपने कार्ड के एक बार डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे, कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें करेंगे। तो अब वो क्या है कि एक्चुअली तुम्हारा बैंक तो है नहीं जो इस तरह की बात करेगा। ये भी क्या है, सोशल इंजीनियरिंग का एक अटेम्प्ट है, इसको फिशिंग कहते हैं। ये भी सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आता है, फिशिंग। ठीक है। और फिशिंग में यही होता है कि किसी तरह का तुम्हें या तो एसएमएस भेजा जाएगा या फोन कॉल आएगी या ईमेल आएगा, और उसमें अगर वहाँ पे तुम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो फिर हो सकता है तुम्हारा कोई अकाउंट हैक हो जाए या तुम्हारे पैसे चले जाएं कहीं से। अब जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला, अगर इस केस में तुम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देते तो क्या लगता है क्या होगा? सर वो उनको पहुंच जाता है। ठीक है। उनको वो तो तुमने अगर दे दिया तो पहुंच ही गया डिटेल्स, फिर उसके बाद होगा क्या उस डिटेल का? वो लोग करेंगे क्या? हाँ सर, पैसे निकाल लेंगे बैंक से। पैसे निकालेंगे, किसी तरह का कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन करेंगे तुम्हारे अकाउंट पे। ठीक है। तो ये मतलब सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ इसी तरह से नहीं होती, ये एक तरीका है, ये एक
फिशिंग जो मैंने बोला, तो फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। और इससे बचने का मेन एक यही तरीका होता है कि अलर्ट रहो। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसको क्या बता रहे हो, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी होती है, बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। क्योंकि कोई भी ऐसा है नहीं जो तुम्हारे फायदे के लिए सिर्फ काम करेगा, है ना। उनको अगर वो कॉल कर रहा है उसको अपना फायदा चाहिए। तो और बैंक्स एक्चुअली तो कभी भी इस तरह के कॉल्स करते नहीं है, ना इस तरह के कॉल्स, ना इस तरह के एसएमएस, और कभी तुम्हारी डिटेल्स नहीं मांगे हो, कार्ड डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं मांगते। तो सोशल इंजीनियरिंग में यही होता है कि लोगों को कन्विंस करना कि वो अपनी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील कर दें। ठीक है, उसमें टारगेट कौन होता है? टारगेट कोई मशीन नहीं होती, टारगेट होता है कोई इंसान। ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग जो है उसमें क्या क्या जो है बिहेवियर्स कह सकते हैं लोगों के, जिसकी वजह से सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो जाते हैं। तो देखो, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स सक्सेसफुल होते हैं लोगों पे, क्यों काम करती है ये चीज़। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ह्यूमन नेचर ऑफ ट्रस्ट। कि लोगों की बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होती है कि अगर कोई मदद मांग रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे हेल्प करो या क्या, तो लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ इसको जेन्युइनली हेल्प चाहिए होगी, या इसको जेन्युइनली जो ये बोल रहा है सच बोल रहा होगा, और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मदद कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंशनड है वो है इग्नोरेंस अबाउट सोशल इंजीनियरिंग। अब हम तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे होती है, बात कर रहे हैं उसकी, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। हर किसी को तो ये बात नहीं पता होती कि सोशल इंजीनियरिंग है क्या, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उसका वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, उस, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। कि अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बिना सोचे समझे दे दी, कितना नुकसान हो सकता है उससे। तो लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, बहुत लोग बिल्कुल ही इन द डार्क होते हैं इसके बारे में, उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। इसलिए अब अगर पता ही नहीं है कि अटैक्स हो रहे हैं इस तरह से, तो उसके अगेंस्ट बचना तो अलग बात है, अब पता ही नहीं है लोगों को। तो एक रीजन ये भी है कि इस चीज़ की जो इग्नोरेंस है, और इससे सोशल इंजीनियरिंग की नहीं है, मतलब इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इन जनरल ही है कि साइबर सिक्योरिटी या पर्सनल अपने डेटा की सिक्योरिटी के बारे में लोग ज़्यादा, एटलीस्ट ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते उस चीज़ का। और ये चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि लोगों को पता नहीं है। इवन जिन लोगों को पता है वो लोग, कई बार ये होता है कि ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का। तो एक रीज़न तो ये हो गया। फिर तीसरा, फियर ऑफ सीवियर लॉसेस इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस टू द सोशल इंजीनियर्स रिक्वेस्ट। अब सोशल इंजीनियरिंग में सोशल इंजीनियर्स कभी कभी जैसे क्या करेंगे कि कोई कंपनी में काम कर रहा है, मान लो, समझो, ठीक है, कोई कंपनी के एम्प्लॉय को वो कॉल करेंगे और इस तरह से कुछ बोलेंगे कि मैं जो है सीटीओ या सीएफओ, ऐसे ही बोलेंगे कि मैं किसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव है उसके डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट से या उसके ऑफिस से बोल रहा हूँ, और मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है फटाफट से चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या, कुछ या तो कंपनी में किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगेंगे, या फिर बोलेंगे कोई अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो मांगेंगे सीधा सीधा।
तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टारगेट है इस अटैक का, जो विक्टिम है, अब उसको तो यही लग रहा है ना कि ये जो कॉल है ये कहाँ से आई है, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से आई है। और वहां पे फिर उसको ये भी डर है कि अगर मैं नहीं मानी इसकी बात, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन इसने मांगी है मैंने अगर नहीं दी, तो क्या नौकरी जा सकती है। उसको वहां पे वो डर है कि हाँ अगर मैंने बात नहीं मानी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो एक ये जो फियर है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सोशल इंजीनियरिंग, जो सोशल इंजीनियरिंग पूरा कंसेप्ट है, फियर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। ऑफ कोर्स हर सिचुएशन में फियर का वो नहीं है, बट काफी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे फियर की वजह से ये सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे एक केस, तो एक एग्जांपल मैंने अभी दिया। मान लो एक कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वही अगेन बैंक की अगर मैं बात करूं, या लेट्स से अपन बात करते हैं कि कोई भी अकाउंट ले लो तुम्हारा, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई तुम्हें ईमेल आता है या इवन फोन आता है, और वो फोन पे तुम्हें सामने से कोई कहता है कि तुम्हारा जो अकाउंट है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है और तुरंत तुम्हें इसको ठीक करना होगा, अदरवाइज अकाउंट बंद हो जाएगा, या जो भी है, इस तरह से भी ये लोग डराते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं। इसीलिए फिर वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बिना सोचे समझे कि क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या ये एक्चुअली जिसको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो लेजिटिमेट पर्सन है। नहीं सोचते लोग। और इसी चक्कर में फिर सोशल इंजीनियर जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वही बात है कि थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे कि हाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है मुझसे, तो पहली बात तो क्यों मांग रहा है। दूसरी बात कि क्या मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसको। अगर यार तुम्हारा कार्ड नंबर तुमसे कोई भी अगर मांग रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तुम्हारा बैंक असली जो है वो तो वैसे कभी नहीं मांगेगा। और कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उस केस में डेफिनेटली वो चीज़ वो पूछ सकता है। तो थोड़ा सा हमेशा सोचना चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देने से पहले। अगर ये सोचोगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे, तो काम हो जाए, काम हो जाए, ऐसे तो बचे रहोगे। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है बस। ठीक है, बाकी ऐसे कोई बहुत ही डरने का वो नहीं है। मेनली ये है कि अलर्ट रहो थोड़ा, सोच समझ के अपनी इन्फॉर्मेशन दो, किसी को भी दे रहे हो तो तुम सर मैंने सोशल इंजीनियर एक्चुअली अटैक से ये बचे रहोगे। फिशिंग मेथड है ना, हाँ। 2 दिन पहले मेरे फ्रेंड पे यूज की थी। मतलब एक लिंक क्रिएट किया, उसको बोला तेरा इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर ले, तेरे फॉलोअर पड़ेंगे, और उसने किया और मेरे अच्छा, पास पासवर्ड वगैरह सब कुछ। आ गया। वही उसको उसको कहते हैं फिशिंग, जो तुमने किया ना, तो बोला था वो भी फिशिंग के अंडर में आता है। और फिशिंग, अगेन अब तुम तो क्या, तुम उसके दोस्त हो, तुमने दोस्त के साथ किया, तो हालांकि अब वो लिंक ऑब्वियसली एक्चुअल किसी प्रॉपर वेबसाइट का तो रहा नहीं होगा। किस चीज़ का लिंक था वो। सर समीक्षा करके एक लिंक है, वहां से लिंक क्रिएट करना आते हैं ऐसे। वहाँ पे बहुत सारे फेसबुक के आते हैं, याहू, इंस्टाग्राम, फिर जीमेल का सब कर सकते। नहीं तो वो लिंक प्रॉपर वो तो नहीं रहा होगा ना। हाँ सर, लिंक नहीं था बस। तो वही है, हमेशा किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले, बट तुम अगर इस सिचुएशन में तुम्हें कोई भेज रहा है तो सोच समझ के तुम क्लिक करोगे।
तुम ऑलरेडी अवेयर हो कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। और मतलब मेनली ये है, जितनी अवेयरनेस रखोगे उतना बचे रहोगे, बस मेन चीज़ वही है और कुछ नहीं। और ये जो सोशल इंजीनियर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, ये मेनली इग्नोरेंस का ही फायदा उठाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। अब तुम्हारा जो फ्रेंड है उसको भी नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। प्लस फ्रेंड से जो चीज़ अगर आ रही है उस पर तो हम वैसे ही उतना शक नहीं करेंगे कि भाई दोस्त है तो ये क्यों कुछ गड़बड़ भेजेगा। हाँ लेकिन सर। तब तब भी लेकिन अब एक सिचुएशन ये भी कंसिडर करनी होती है कि हो सकता है उसका अकाउंट हैक हो गया। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है उसका कोई अकाउंट हैक हो गया तो जो भी अटैकर है वो कुछ गड़बड़ भेज सकता है। ऐसा होता भी एक्चुअली, लोग क्या करते हैं कि किसी का अगर अकाउंट हैक करते हैं तो उसके दोस्तों को फिर मैसेजेस भेजते हैं, पैसे मांगते हैं। एक रिसेंट पिछले कुछ टाइम पे, पिछले कुछ महीनों में एक तरह का अटैक काफ़ी फेसबुक वगैरह पे बढ़ा हुआ है कि क्या करेंगे, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट कोई होगा फ्रेंड लिस्ट में तुम्हारे, उसका नकली अकाउंट बना के तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, बोलेंगे ये मेरा नया अकाउंट है, और फिर वहां से पैसे मांगे कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है। ऐसा फेसबुक पे कई बार, मतलब मैंने खुद देखा है, लोग ऐसा करते हैं फेसबुक पे कि पैसे वैसे मांगते हैं दोस्त के नाम पे। इसलिए हमेशा एकदम अलर्ट रहना पड़ता है ऑनलाइन किसी भी चीज़ में, कि तुम कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हो, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल इंजीनियर्स lure the targets to divulge information by promising something for nothing। ग्रीडीनेस, लालच देते हैं चीज़ों का। जैसे जो मैंने बैंक अकाउंट वाला एग्जांपल दिया कि वो कहेंगे कि तुम्हें कोई इनाम मिला है तो अपना कार्ड डिटेल्स वेरीफाई करो तो तुम्हें मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, पैसे मिलेंगे कुछ, जो भी है। और जैसे तुमने जो केस बताया उसमें भी तो यही था कि तुमने कहा कि अगर इसमें अपना अकाउंट इसमें लॉग इन करोगे तो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इस तरह से। तो वो क्या है जो तुमने बोला कि फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे अगर इसमें लॉग इन करके इस पर क्लिक करोगे तो वो क्या है, वो लालच है कि हाँ सर। तुमने उसको लालच देके हाँ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तुम उस क्लिक करो। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं क्लिक करता हूँ, और फिर उसने वहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि लोग, एक रीजन क्या है कि लालच दिया जाता है लोगों को तो लोग मान जाते हैं। और फाइनल पॉइंट क्या है, टारगेट्स आर आस्क्ड फॉर हेल्प एंड दे कंप्लाई आउट ऑफ अ सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब ये कि लोगों का एक ये होता है ना कि हाँ अगर कोई मेरे से मदद मांग रहा है तो मैं उसकी मदद करूँ। एक नेचर होती है, ह्यूमन नेचर है इसमें, मतलब अलग से और कुछ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हाँ मैं मदद करूंगा इसकी, क्योंकि मदद करके ऐसा अच्छा लगता है ना इसे कि हाँ भाई हेल्प की किसी की। तो वो केस है कि अगर कोई मदद मांगता है और लोग उसको मना नहीं करते। तो कई सारे रीजन है कि सोशल इंजीनियरिंग काम क्यों करती है, और ये मेन क्या है, ह्यूमन नेचर के जो पार्ट्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको टारगेट करती है सोशल इंजीनियरिंग। जैसे फिशिंग है, फिशिंग का तो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे किस तरह से फिशिंग कर सकते हैं। हाँ, फिशिंग सक्सेसफुल होती है नहीं है इस पर डिपेंड करता है कि तुम जैसे जो भी लिंक भेज रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो तुम कितने अच्छे से कन्विंस कर पाते हो सामने वाले को कि उस लिंक पे क्लिक करे या अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ डाले। और अगर सामने वाले को थोड़ी, मतलब उसको अच्छे से पता है सोशल मीडिया क्या होती है क्या नहीं, तो हो सकता है कि तुम्हारा फिशिंग काम ना करे। बट उसको ऑफकोर्स डिफेंसिव उसमें भी देखो कि हाँ तुम पे अगर कोई अटेम्प्ट करता है इस तरह का अटैक तो तुम भी बचे रहो उससे।
तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि सोशल इंजीनियर जो हैं किस किस तरह से इस जो अटैक्स हैं ये सारे करते हैं। कभी कभी जैसे वो एक्ट करेगा जैसे कि वो एक लेजिटिमेट एंड यूजर है। तो यहाँ पे अब इस एग्जांपल में जो डायलॉग दिया हुआ है, दिस इज जॉन फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो क्या आईटी डिपार्टमेंट या किसी जो भी हैंडल करता है अकाउंट्स को, उसको वहाँ पे फोन करके बोलेगा, हाय दिस इज जॉन फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई हैव फॉरगॉटन माय पासवर्ड, कैन आई गेट इट। तो अगर सामने वाले ने विश्वास कर लिया इसको, तो जो भी यूजर है जॉन, उसका पासवर्ड मिल जाएगा अटैकर को। या फिर वो पोस्ट करेगा कि जैसे कोई बहुत ही वीआईपी है, तो क्या, हाय दिस इज केविन सीएफओ सेक्रेटरी, आई एम वर्किंग ऑन एन अर्जेंट प्रोजेक्ट एंड लॉस्ट माय सिस्टम पासवर्ड, कैन यू हेल्प मी आउट। तो इस केस में वो क्या है कि जैसे सीएफओ के ऑफिस से फोन करने का नाटक कर रहा है कि मेरे को सिस्टम पासवर्ड चाहिए फटाफट से, तो क्या तुम दे सकते हो। अगेन जो दूसरा में एक पॉइंट हमने देखा था कि फियर ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है उसने जो बोला है अगर वो चीज़ नहीं मानी तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसका फियर भी होती है, डर होता है लोगों को। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर कोई वीआईपी कंपनी का हो, तुम्हें बोले कि हाँ मेरा काम करो और तुम काम नहीं करते हो, तो वहाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये फियर यहाँ पे आ जाती है कि लोग डर जाते हैं, इसलिए मान जाते हैं बात तुरंत से। और फिर लास्ट वो है पोजिंग एज टेक्निकल सपोर्ट। कि टेक्निकल सपोर्ट की तरफ से कॉल करके बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, सर दिस इज नॉट थ्रू टेक्निकल सपोर्ट, वट एवर कंपनी को जो भी है, लास्ट नाइट वी हैड अ सिस्टम क्रैश एंड वी आर चेकिंग फॉर लॉस्ट डेटा, कैन यू गिव मी योर आईडी एंड पासवर्ड। तो इस तरह से कि मुझे कुछ वेरीफाई करना है तो अपना आईडी पासवर्ड दे दो। तो टेक सपोर्ट की तरफ से बोलेंगे या टेक्निकल टीम की तरफ से बोलेंगे कि मैं टेक्निकल उससे बोल रहा हूँ, तो अपने डिटेल्स दे दो। तो कई तरह के जो ट्रिक्स हैं, कई तरह के तरीके यूज करते हैं लोग। मतलब वही है, जितना अलर्ट रहोगे, जितना थोड़ा सा ध्यान लगाओगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन देने से पहले किसी को भी अगर थोड़ा सा सोच लोगे तो बचे रहोगे। सिंपल सी इतनी बात है। एक वीडियो मैं देता हूँ लिंक उसका, वो देखो। सोशल इंजीनियरिंग पे काफ़ी अच्छी वीडियो है। मतलब यहाँ पे उसने एक्चुअल जो है एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक किया है और वो काम किया, वो चीज़ दिखाई हुई है, दिखाता हूँ। ओके सर। अच्छा, मैंने फिशिंग की बात की थी, तो फिशिंग का हम लोग प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि किस तरह से फिशिंग हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग आएंगे अपना लिनक्स में। फिशिंग में क्या है बेसिकली, सोशल इंजीनियरिंग में टेक्निकल सिर्फ फिशिंग ही आता है, बाकी तो पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट है इसका। वही जो हमने बात की अभी कि सोशल इंजीनियरिंग लोगों को कॉल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और डिटेल्स लेते हैं इस तरह से। तो
मेनली तो नॉन टेक्निकल है पूरा। फिशिंग जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाता है बस। तो जस्ट लिनक्स अपना जो है उसको से बूट करके फिर करता हूँ ये काम। अच्छा, तुम लोगों को भी तो कभी आए होंगे इस तरह से फिशिंग कॉल्स वगैरह, एसएमएस वगैरह तो चलो आते ही हैं सबको, आते हैं कॉल्स किसी को? सर आपका आवाज थोड़ा थोड़ा क्रैक हो रहा है। एक सेकंड रुको, अब आ रही है ठीक? यस सर। सर हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो फिशिंग कॉल्स वगैरह हैं ये तुम लोगों को भी तो आते होंगे कभी? सर एक बार आया था पापा को। आया था? क्या बोला उसने? सर हमने क्या मतलब वो आदमी जो बोल रहा है वो सही है क्या, मतलब उसने पहले रॉन्ग बैंक का नाम लिया, फिर पापा बोले इस बैंक में काम करा तो नहीं, फिर वो अच्छा। बाकी सारे बैंक का नाम लेने लगे, फिर पापा को पता चल गया। फिर मेरे भाई ने क्या किया, दूसरे नंबर से फोन लगाया, उनको बोला अरे हमारा ऐसा ऐसा हुआ है, मदद कर दो। तो बोले आपके बैंक का कार्ड नंबर हमने उल्टा मतलब कुछ भी बता दिया। गलत बता दिया, हाँ। बताने के बाद हाँ, फिर उनको पता चला कि हमको पता चला है, फिर उन्होंने फोन कट करके नंबर और सब कुछ ब्लॉक कर दिया। अच्छा। हाँ, तो अपने सही डिटेल्स तो कभी कोई मांगेगा भी नहीं वैसे, एक्चुअल कोई अगर कंपनी होगी वो तो कार्ड डिटेल्स फोन पे कभी नहीं मांगेंगे। और जो लोग जिन लोग ये करते हैं ना इस तरह के स्कैम, जैसे तुमने बोला गलत बात, तो इन लोगों को तो वैसे ही आधे टाइम तो ये लोग बोलते ही ऐसे हैं कि तुम समझ जाओ कि हाँ ये तो स्कैम है। जैसे मेरे को एक कॉल आया था, वो पहले बोलता है कि मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा। तो मेरा एयरटेल का सिम था तब। तो वो बोलता है मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, और ये जो नंबर है आपका नंबर बंद होने वाला है। मेरा नंबर रेगुलर जो मैं उसको रिचार्ज करता हूँ रोज उसको यूज करता हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ बंद तो नहीं होगा। मेरे को पता था कि ये कुछ भी ऐसे ही बोल रहा है, बंद तो नहीं होने वाला। फिर भी मैंने कहा कि चलो पूछते हैं कि क्या बोलता है। तो मैंने कहा क्यों, उसका उसके पास कोई आंसर नहीं था। सिंपली अगर तुम कभी कभी पूछ लोगे ना क्यों ऐसा है, तो वो लोग वहीं खत्म हो जाएगा उनका। उसके बाद उसने वो एयरटेल वाली लाइन ही छोड़ दी। फिर 2-5 सेकंड बाद मेरे को क्या बोलता है, अच्छा पेटीएम यूज करते हो क्या? तो डेफिनेटली अगर पहले नहीं पता कि हाँ ये फिशिंग कॉल है, इस पॉइंट के बाद तो डेफिनेटली तुम पता लगा लोगे कि हाँ ये गड़बड़ है। तो मैंने बोला हाँ पेटीएम यूज करता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, अपने जो अकाउंट है उसका पासवर्ड दे दो। पासवर्ड अगर दे दोगे तो हम लोग, मतलब हमें पासवर्ड दो और हम लोग अकाउंट में 20,000 रुपये दे देंगे। तो इस तरह की चीजें ये लोग बोलते हैं। तो वो तो थोड़ा सा थोड़ा सा अगर तुम ध्यान रखो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ एकदम ही ये तो गड़बड़ है कुछ। अगर तुम पेटीएम यूज करते हो, तुमने देखा है किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो उसका अकाउंट डिटेल तुम्हें नहीं चाहिए होता, सिर्फ नंबर चाहिए होता यस सर। है ना? तो वो चीज जिसको पता है वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि है तो गलत बोल रहा है। सर कुछ इंटरनेशनल कॉल्स में स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये सिर्फ स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं ये लोग। हाँ, ये लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आधे टाइम तो स्क्रिप्ट भी इनकी ऐसी गड़बड़ होती है ना। नहीं सर, ज़्यादातर जैसे हमारा ये लोकल में होता है इनमें स्क्रिप्ट्स नहीं होती, इंटरनेशनल कॉल्स में स्क्रिप्ट होती हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसको जॉब चाहिए थी, तो उसे कॉल सेंटर में जॉब के लिए किसी से बात करी, हाँ। पता कि ये स्कैम कंपनी है। हम्म। तो उसने वो रिक्रूट हो गया, मतलब उसकी काफ़ी अच्छी इंग्लिश थी, अच्छा। बहुत अच्छी थी उसकी काफ़ी। तो हम्म। उसे उधर हो गया, उसको 25,000 सैलरी बताई और स्टार्ट कर दिया। उससे बोला कि आपको यही स्क्रिप्ट करनी है और जो जो वो डिटेल बताया वो डिटेल नोट करनी है। उसको एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दूसरे दिन उसे लगा कि यार मैं तो सीधा सीधा इसके अकाउंट का सब कुछ क्रेडेंशियल मांग रहा हूँ। उसने डाउट खड़ा कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया। ऐसा ही करते हैं वो तो। और सर कंपनी वाले मतलब इन हर आपके हर कॉल पे अगर जितना आप डिटेल्स निकलवाओगे ना, हर कॉल पे जितनी कॉल पे इंसेंटिव होता है इनका,
हाँ, उनकी ऐसे ऐसे ही जैसे होता है। हाँ, 8,000 पे कितने आपने कितने डॉलर का वो करा, तो आपने इतना इंसेंटिव मिलेगा आपको। ऐसा ही होता है इन कंपनीज की वर्किंग, और बहुत ही बहुत और सर हम कंप्लेंट भी करेंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है, इनका पहले से लिंक्ड होता है पुलिस वालों से, उनको इनका पहले से ही। ये लोग अपना ट्रेस नहीं रखते। पुलिस तो चलो हर जगह तो कुछ नहीं होता लिंक, बट इन लोगों का तो ऐसा है कि इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, इनका सर्वर देखा है मैंने। एक एक भैया और थे, उन्होंने ये स्टार्ट करा था काम। अच्छा। मेरे से कह रहे मेरे को कर ले, मैंने बोला नहीं ये काम नहीं करना। ये तो है, सीधा सीधा इलीगल काम है, ये तो करना ही नहीं है बिल्कुल। हम्म। क्योंकि सर उनका पूरा प्रॉपर सर्वर होता है, वो आपका जैसे लोकेशन आप ट्रेस भी करवाना चाहोगे ना फोन से, हम्म। हर 5 सेकंड बाद आपकी लोकेशन चेंज दिखाएगा वो। चेंज दिखाता है वो, हाँ। हम्म। तो वही है तो, कि अब अपने को इस काम में तो जाना नहीं है, मेन अपने को ये देखना है कि बचे रहो। बचना कैसे। हाँ। पर एक फिशिंग जो है उसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि कैसे होती है। ठीक। तो यहाँ पे मैं एक एक टूल जो चीज़ यूज पूछनी थी, करूँगा। हाँ, पूछो। जैसे सर ये नंबर्स निकालते थे, ये कहाँ से निकालते थे? जैसे इंटरनेशनल कॉल्स के हो गए, जो फ्रेंड था वो तो एप्पल, एक तरीके से नकली ऐप स्टोर एप्पल की तरफ से, iOS की तरफ से काम कर रहा था एप्पल एजेंसी में। हम्म। इनके पास नंबर्स कहाँ से आते हैं, मोबाइल नंबर्स? नंबर्स तो यार, जो ये डेटाबेस होते हैं नंबर्स के, तो बहुत लोग लीक कर देते हैं। बहुत कंपनी जहाँ पे तुम अपने नंबर्स देते हो, ये लीक कर देती है अपना डेटा। लीक अच्छा। मतलब क्या, बेसिकली बेच देती हैं। कि कोई बोलता है कि हाँ, मेरे को अपना जो डेटाबेस है यूजर्स का, उसमें नंबर वगैरह दे दो, और तो ये लोग क्या है, बेच देते हैं सिंपली। मतलब विद इन कंपनी वो एम्प्लॉयज भेज देते हैं। हाँ, ओके। जिनको एक्सेस होता है उस चीज़ का। अच्छा, वो ऐसे फ़ायदे उठाते हैं। हाँ, वही। और क्या। ओ, वरना तो अब जैसे लास्ट ईयर क्या होता था मेरे को, जैसे कुछ थोड़े टाइम की, 1-2 महीने हुँ, की बात है, कि अमेजोन पे अगर कुछ ऑर्डर किया, हुँ, तो ऑर्डर किया और अगर सीओडी ऑर्डर है, तो ऑर्डर आने के मतलब डिलीवर होने के हफ्ते 10 दिन के अंदर एक कॉल आता था, ये स्कैम कॉल। और वो लोग बोलते थे कि हम लोग अमेजोन की तरफ से बोल रहे हैं, आपने ये कुछ परचेज किया था, उसका अमाउंट इतना था। मतलब उसने ये बताया कि कुछ परचेज किया था और किस क्या अमाउंट था। हाँ सर, प्रोडक्ट नहीं बताते आपको। प्रोडक्ट नहीं बता, उनको पता ही नहीं होता ना, वो बता ही नहीं सकते प्रोडक्ट। ऑफिशियल अमेजोन वाले से थोड़ी है वो, काम कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट पता ही नहीं है। वो एक तरीके से जहाँ पे जैसे डिलीवरी के लिए आता है वहाँ से वो सारा उठा लेते हैं अपना कॉन्टैक्ट कर लेते हाँ, वो लोग, उन लोगों को बेसिकली ये लोग थोड़े पैसे देते हैं, तो वो लोग दे देते हैं डिटेल्स, हैं। बेसिकली बात। हाँ। सर ये अमेज़न वाला तो अभी भी काफ़ी चल रहा है। अच्छा। अभी तो मैं कुछ मंगा नहीं रहा, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं तो लास्ट ईयर काफी हुआ था कि बहुत कॉल्स आते थे। नहीं सर, अभी पता है जैसे लॉकडाउन के टाइम में ग्रोसरीज का ज़्यादा चल रहा था, सिर्फ और ग्रोसरीज हाँ, हाँ, ग्रोसरीज की डिलीवरी डिलीवरी। करते हाँ, थे। हाँ, तो सर उसमें काफ़ी चल रहा था कि आपके इस पे आपको ये एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है, आप हाँ, ऑर्डर कर लीजिए, आप बता दीजिए, ईमेल पासवर्ड बता दीजिए, मैं आपका यहाँ से वो कर, तो वो पूरा एक्सेस लेके फिर उधर से जितनी भी पेमेंट थी वो खुद ऑर्डर कर लेते थे। हाँ, जैसे खुद कई ऑर्डर लोगों कर। के में कार्ड पेमेंट ऑलरेडी सेव्ड होती हैं हाँ, डिटेल्स, हाँ, हाँ। तो वो होती है। उधर से ऐसे डायरेक्ट एक्सेस कर लेते थे। वो ये ना, अब ध्यान रखना है वो तो। अब अमेजोन वाले तो अपनी साइट पे खुद बोलते हैं कि हम लोग कभी भी कॉल करके इस तरह का कुछ नहीं बोलेंगे किसी को करने को। और सर तो वो एक बार चीज़ ऑर्डर अगर, होने के बाद कभी कॉल नहीं आती, वो सिर्फ सीधा डिलीवरी मैन करता है वो डिलीवरी के लिए बस। हाँ, वो डिलीवरी वाले ही करवाते हैं वो तो, वो डिटेल्स लीक कर देते हैं और बस। अच्छा, चलो, तो ये इस पे आते हैं जो मैं फिशिंग की बात कर रहा था, हाँ जी बात सर। यहाँ पर। और मैं यहाँ पे एक टूल यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है सोशल फिश। ठीक है, ये तुम्हें गिटहब से मिल जाएगा आराम से। तो सोशल फिश नाम है इसका, ये लिंक दे देता हूँ। अच्छा, गिटहब से कोई टूल कैसे लेना है ये पता है सबको? अगर नहीं पता तो पूछ लो अभी। सर पता है, क्लोनिंग करके। हाँ, गिट क्लोन करके। हाँ, जैसे जो क्योंकि मैंने लिंक दिया, सिंपली गिट क्लोन, और ये लिंक। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? देखो, सिंपली क्या करना है, पहले उस डायरेक्टरी में जाओ जहाँ पे तुम्हें वो टूल चाहिए।
ठीक है। जैसे मेरे को क्या था, डेस्कटॉप टूल्स करके एक डायरेक्टरी है, मेरे को यहाँ पे ये टूल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली गिट क्लोन, और इसका जो लिंक है ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, गिट क्लोन और लिंक। एक्चुअली सोशल फिश डॉट गेट आता है इसमें। बेसिकली क्या करो, इस पेज पे जाओ, यहाँ पे ये चीज़ कॉपी कर लो, ठीक है, ये लिंक है, कॉपी हो जाएगा, गेट क्लोन और वहाँ पे पेस्ट कर देना, तो ये लिंक आ जाएगा। एंटर करोगे तो वो अपने आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा जिसमें ये टूल आ जाएगा, ठीक है। इसकी सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी तुम्हारे सिस्टम पे। तो इसको रन करने के लिए क्या करना है कि बेसिकली पहले तो इसका एक ये फाइल है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, तो उसको इंस्टॉल करो। सेटअप इंस्ट्रक्शंस जो इन्होंने दिए हैं उसमें ये चीज़ बताई भी होगी। तो पहले तो ये लाइन एग्जीक्यूट करो, सोशल फिश। उसके बाद फिर पाइथन 3 mpip इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, और फिर उसके बाद जाके ये क्या हो गया रे? सूडो, उसमें सूडो ज़रूरी है, पाइथन 3 सोशल फिश डॉट पी वाई जो पाइथन स्क्रिप्ट है, और उसमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो। ये तुम्हारे यूज़र सिस्टम का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, सिंपली सोशल फिश का यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो ये कुछ भी तुम दे सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे रूट और उसका जस्ट रिवर्स दे दिया, तुम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। बट बस इतना ध्यान रखना है, जब ये एक्चुअली इसका जो इंटरफेस है ये ब्राउज़र में एक्सेस होगा, तो ब्राउज़र में सर कहाँ पे, विवेक का माइक ऑन इसलिए आवाज बहुत क्रैक हो रहा है। हाँ विवेक, सेकेंड, ठीक, अब आ रही है ठीक से आवाज़? हाँ सर। ओके, तो जैसे ये स्टार्ट हुआ, गो टू दिस यूआरएल टू स्टार्ट, ठीक है, तो इस यूआरएल पे चले जाओ सीधे। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड कौन सा जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया था मैंने, ये रूट और टूर मैंने स्पेसिफाई किया था, तो मैं सिंपली यही यूज कर दूंगा। लॉगिन, नॉट अपडेट, ठीक है, तो ये यूज करके मैंने लॉगिन कर लिया। अब मेरे को क्या है, पहले तो अटैक क्रिएट करना है। बेसिकली सोशल फिश क्या करेगा, तुम उसको कोई वेब पेज दोगे, जैसे कोई लॉगिन पेज दे दोगे, मान लो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी तुम्हारी मर्जी, उसको कोई लॉगिन पेज दोगे, और वो क्या करेगा, उसको क्लोन करेगा, क्लोन करेगा, कॉपी करेगा मतलब उसको, और वो जो कॉपी है वो क्या होगा, फिर तुम्हारा जो सिस्टम है उस पे वो कॉपी होस्ट हो जाएगी, मतलब एज अ वेब सर्वर तुम उसको होस्ट करोगे। अगेन फिर क्या होगा कि जो लिंक बनाएगा वो तुम किसी को दोगे, फॉरवर्ड करोगे, और जब वो उसमें अपने लॉगिन डिटेल्स डालेगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो अब लेट से गिटहब से हमने लिया था, गिटहब को क्लोन कर देते हैं। तो गिटहब का जो लॉगिन पेज है github.com/login, उसको हमें क्लोन करना है, तो क्लोन वाले बॉक्स में मैं ये लिंक डालूंगा। और फिर रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन मतलब क्या, देखो जैसे तुम्हारी जो फेक वेबसाइट होगी जिसको अपने डिटेल्स डालेगा, अब वो तो फेक वेबसाइट है, उस पर सिर्फ लॉगिन पेज है और कुछ है ही नहीं, तो जब वो एंटर करेगा तो उसको रीडायरेक्ट कहाँ करना है कि वो लॉगिन पे क्लिक करे, उसके बाद वो कहाँ जाए। तो जो एक्चुअल वेबसाइट है github.com, उस पर कोई भी ऐसा रैंडम यूआरएल दे दो जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो एरर देगा, कुछ भी डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया कि लेट्स से अपन github.com कुछ भी रैंडम डाल देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, जो अपने को पता है कि कोई प्रॉपर वैलिड यूआरएल नहीं है, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, तो एरर 404 आ जाएगा, उसको कॉपी करके सीधे यहाँ पे
पेस्ट कर दो। तो क्या होगा कि वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा, उसको एरर पेज दिखाएगा, उसको लगेगा कुछ गड़बड़ है। अब ये एरर पेज कहाँ आएगा, एक्चुअल वेबसाइट पे। तो वहां से दोबारा लॉगिन करके वो वेबसाइट में लॉगिन कर जाएगा। मीनवाइल तुम्हारे पास क्या आ गए, उसके क्रेडेंशियल्स आ गए। ठीक है, तो क्लोन किस पेज को करना है, लॉगिन पेज को। उसके बाद रीडायरेक्ट कहाँ करना है, इस पेज पे। और फिर ये जो ये लाइटनिंग टाइप सा सिंबल है, इस पे क्लिक कर दो। तो सक्सेस, मतलब उसने क्लोन कर लिया पेज को। और अटैक का यूआरएल ये है, तो इसमें मैं जाके देखता हूँ। तो ये जो गिटहब पेज है, लॉगिन पेज, उसको हमने यहाँ पे क्लोन कर लिया। अब इसमें यूजर नेम मांगेगा, कुछ भी दे दो, abc@test.com। साइन इन पे मैं क्लिक करूंगा। तो कहा मेरे को, जो रीडायरेक्ट मैंने कहा इस पेज पे दिया था, तो मुझे उस पेज पे ले गया। अब मैं क्या, फिर अगर जो विक्टिम है वो क्या करेगा, एक्चुअल उस पेज पे जाके फिर साइन इन कर लेगा। और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो देखो आज का जो है 31 में, जो अभी मैंने क्लिक किया उसके डिटेल्स यहाँ पे आ गए। पहले के भी जितने किए हैं अटेम्प्ट सारे इसमें लॉग में। तो हमें कहाँ आना है, पोस्ट लॉग वाले सेक्शन पे व्यू क्लिक करो। तो जो पोस्ट रिक्वेस्ट आई थी उस समय, वहां से उसके सारे डिटेल्स वो बता रहा है। तो इसमें हाँ, ये लॉग इन abc@test.com, मतलब ये यूजर नेम या ईमेल जो भी है। और पासवर्ड, तो फेक पासवर्ड मैंने एंटर किया था। तो इस तरह से क्रेडेंशियल्स मिल गए, और फिशिंग जो है यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। लेकिन इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है क्या? बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है अभी भी इसमें? ठीक है, ये तो मैंने इसमें क्रेडेंशियल्स डाले आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, एक छोटी सी प्रॉब्लम। कि सर ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि वो सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा है नहीं डाल रहा, जैसे गिटहब बता देता है गलत डाल रहा है तो। नहीं तो वो तुम फेक पेज तो वैसे ही नहीं बता सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। गिटहब तो बता देगा ऑफ कोर्स, बट क्योंकि गिटहब पे तो क्या है, जो एक्चुअल वेबसाइट है उसके पास तो डेटाबेस है ना प्रॉपर यूजर्स का। तो वो तो वहां से चेक कर लेता है। तुम अगर कोई फेक वेबसाइट बना रहे हो उसमें ये चीज़ तो वैसे ही नहीं कर सकते कि पता लगाओ कि एक्चुअल है नहीं, तुम्हारे पास डेटाबेस थोड़ी है यूजर्स का। तो ठीक है, तुम्हारा पॉइंट सही है, बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। एक और क्या चीज़ है लेकिन इशू इस अटैक में, कि बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस में काम करेगा। ऐसा क्यों है? सर कोई आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया, चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कि ये तो क्या है, अभी सिर्फ लोकल नेटवर्क पे चलेगा। तुम अगर जाके यूआरएल पे करो तो तुम इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली इस पोर्ट पे हम यूआरएल को क्लिक करेंगे तो एक्सेस नहीं हो पाएगा सर? ये तो मेरे सिस्टम में मैंने बनाया ना, तुम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये पॉइंट है। ओके। तो ये मेरे लोकल नेटवर्क पे तो चलेगा, बट तुम तो मेरे लोकल नेटवर्क में नहीं हो, तुम इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते लिंक को। ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे पास ये एक इशू है। तो सर तो ये इशू इशू हम्म, कैसे हुआ? इशू यही तो, अगर यार लोकल नेटवर्क पे ही ये काम करेगा ना, तो कोई फायदा ही हम्म। नहीं है लोकल नेटवर्क पे। तो अब मैं कहूँगी मेरे लोकल नेटवर्क पे कोई है ही नहीं, मैं क्या करूंगा इस अटैक को? अच्छा, जो आपके लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होगा तभी वो ये इस पाएगा। हाँ हाँ। अच्छा।
ठीक है, समझ गया। समझ गया? तो अब फिर मेरे तो किसी काम की नहीं है ना वो चीज़, अगर लोकल नेटवर्क पे ही काम कर रही है। तो अब देखते हैं कि इसको ऑल ओवर द इंटरनेट कैसे एक्सेस करवा सकते हैं लिंक को। ठीक है, ओके। चाहे कोई कहीं भी सिचुएटेड हो तो उससे तुम भी एक्सेस कर पाओगे। हम्म। एक टूल आता है एनजी रॉक नाम का। हाँ सर। एनजी रॉक किया यूज इसके कभी? और सर बना वो, जैसे आपने ये बता रहे हैं एनजीरोक में हम्म। सिर्फ साइट बनाई थी, पर मेरे को ये नहीं पता था कि क्रेडेंशियल देखते कैसे हैं। मेरे को यही नहीं समझ में आया आज तक। तो वो तो सोशल फिश, तो जैसे मैंने बताया इस तरह से यहाँ पे जाके क्रेडेंशियल्स तुम देख सकते हो। लेकिन एनजी रॉक क्या है? एनजी रॉक इसके लिए नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। मतलब वो तो एनजी रॉक का सिर्फ ये काम है कि तुमने अगर कुछ लोकल सिस्टम पे होस्ट किया, लोकल होस्ट पे अगर कुछ है तो तो उसको वो तुम इंटरनेट पे डाल इंटरनेट पे सकते हो। डाल सकते हैं। वो एक टनल क्रिएट कर देता है। तो एनजी रॉक यूज करने के लिए तुम्हें एक अकाउंट लेकिन बनाना पड़ेगा। फ्री अकाउंट ही है, मतलब पेड नहीं कुछ होगा, बट फिर भी अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है इसमें अकाउंट क्रिएट करके फाइल डाउनलोड करोगे, सिंपल सी स्क्रिप्ट आती है, मैं दिखाता हूँ। तो सर जैसे हम ये चीज़ कर रहे हैं, वैसे ये हम्म, चीज़ लीगल नहीं होनी चाहिए जैसे कि हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप फेक पेज को लोकल होस्ट से हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं। हाँ। तो सर ये इंटरनेट, जैसे इंटरनेट के भी तो प्रोटोकॉल्स होते होंगे या चीज़ वो सिक्योरिटी रखती होगी। कौन से प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हो अभी? प्रोटोकॉल नहीं, एक तरीके से सर जैसे इंटरनेट की सिक्योर, एक तरीके से इंटरनेट भी तो सिक्योरिटी रखता होगा कि आप कोई गलत चीज़ डाल रहे हो तो वो उसकी कोई वो नहीं होती आपकी निगरानी कि आप गलत चीज़ डाल रहे हो, इस पर नहीं डाल रहे एक दो बार ट्राई करने में कुछ नहीं कहता, बट हाँ अगर इस तरह से इलीगल करते ही रहोगे काम तो वो फिर मना कर देगा। अब हो। हम तो यहाँ पे बार, अगेन, मैं अच्छा भी बार यहाँ बार पे करने पे आपको नोटिस रोक कर। दे, हाँ रोक देगा। ओके। अब मैं भी क्या है यहाँ पे, कोई हम किसी का पासवर्ड लेने के लिए कुछ नहीं कर रहे, दिस इज अगेन जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, हम्म। है ना? किसी का पासवर्ड इस तरह से चुराना तो डेफिनेटली इलीगल है। अच्छा, तो एक टूल आता है एनजी रॉक जिसकी मैंने बात की। तो भी जैसे डेस्कटॉप टूल्स इस सेक्शन में मेरे पास है क्या, ये तो सिंपली मतलब इसको डॉट स्लैश एनजी रॉक करके मैं चला सकता हूँ। तो इसका लिस्ट मेन्यू आ गया कि किस तरह से यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यूजेस के कि हम मेनली इसमें क्या यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स एच टी टी पी, टी सी पी और टी एल एस। हमें जो टनल क्रिएट करनी है वो एच टी टी पी पे करनी है, बिकॉज वेब सर्वर हम लोग कर रहे हैं होस्ट। तो डॉट स्लैश एन जी रॉक, मैं क्या कहूँगा एच टी टी पी, और जो अटैक वाला लिंक है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, दिस इज द लिंक। तो इसको अपन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं, जहाँ पे एच टी टी पी भी आएगा। अभी क्या करेगा, मैं इसको एंटर करता हूँ तो उनको एक लिंक जनरेट करके देगा जो ऑनलाइन एक्सेस हो जाता है, जैसे ये है, ये लिंक हो गया जनरेट। अब मैं अगर इस लिंक पे जाता हूँ, आई शुड बी एबल टू एक्सेस, जो ये फेक पेज है मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इस लिंक को फिर तुम लोग भी एक्सेस कर सकते हो। मैं देता हूँ चैट में, एक्सेस करके देखो। सर एक चीज़ पूछनी है। हाँ। सर जैसे हमने पहले ये लोकल होस्ट पे क्रिएट करा, पहले हाँ। तो हमने ये जो भी हमारा जो लिंक थी यूआरएल वो हमने लोकल होस्ट पे बना लिया। हम्म। उसको हमें इंटरनेट पे लाने के लिए हमने फिर एनजी रॉक से उसे इंटरनेट पे लेकर आ गए लोकल होस्ट से। हाँ। डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते सीधा इंटरनेट पे लेकर आ सके नहीं, आउट ऑफ लोकल होस्ट। नहीं नहीं, पहले तो लोकल होस्ट पे ही तो बनाओगे ना। सर जैसे इसके वेबसाइट का नेम कुछ भी डाल रखा है इसने, जीरो जैसे हम्म, 0.5,000 है, हाँ। तो सर इसमें हम कुछ और नहीं डाल सकते? अगर तुम इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कुछ और डाल सकते हो, अदरवाइज फ्री वाले में तो यही अगर रहेगा। एनजी रॉक का लेते हैं तो हाँ। कोई और मेथड नहीं सर इस चीज़ का? और बाकी तो तुम कोई यूआरएल शॉर्टनर यूज कर लो, जैसे बिट डॉट एल वाई कुछ हो गया, उसमें बना लो लिंक। अच्छा।
जो कस्टम, एकदम ही कस्टम अगर तुम चाहते हो कि साइट्स तुम्हें लिंक्स दें, तो फिर वही है कि पे करना पड़ता है उसके लिए। वो फिर पेड सर्विसेज है। जैसे ये लिंक मैंने डाला, उसको बंद करो, शॉर्टन। तो ये bit.ly का लिंक आ गया, ये भी तुम भेज सकते हो। अब इसको मैं अगर यूज़ करता हूँ, तो भी सेम मेरे को जो मेरा सर्वर है जहाँ पे गिटहब का पेज होस्ट हो ओ रहा है, उसी पे ले समझ गया जाएगा। सर, ठीक है सर। तुम चाहो तो एक्सेस करके देख सकते हो, इसका भी मैं लिंक दे देता हूँ bit.ly वाले का। तो ये तो ओवर द इंटरनेट एक्सेस हो सकता है कहीं से भी। कर पा रहे हो एक्सेस? हाँ सर, हो गया। हो रहा है ना? सर ठीक दिखा देता है। है, एक्सेस हो रहा है बस फिर। ठीक है। और अगर कुछ डालते हो तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे उसके। अच्छा, डाला है किसी ने कुछ? चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ईमेल डाला था वो आया है, और पासवर्ड नहीं बताया। अच्छा। ठीक है। तो इस तरह से डिटेल्स आ जा सकते हैं तुम्हारे पास। अगेन, एक्चुअली किसी का ईमेल इस तरह से लेना कोर्स इलीगल है, क्योंकि अकाउंट हैक करना वो भी इलीगल है। बट ये किस तरह से सोशल होता फी है? हम्म। जो ये सोशल फीस पे जो इजी एक्सेस दिखा रहा है, ये क्या चीज़ है सर? योर ऐप टोकन दिस सम। मतलब अगर मोबाइल, इसकी एक इन्होंने मोबाइल फोन ऐप भी बनाई हुई है, तो अगर उसको यूज करना है उसके लिए। मतलब समझा नहीं मैं सर। इसकी इन्होंने एक फोन ऐप भी बना रखी है, सोशल फिश अच्छा, की। सोशल फीस की। हाँ। ओके, तो मतलब हम एंड्रॉइड में भी एक्सेस कर सकते हैं इसे। हाँ। ठीक है। ओके, तो इस तरह से फिशिंग काम करती है। अब एक सोशल इंजीनियरिंग में एक और टॉपिक रह गया बस। मतलब बेसिकली सिर्फ ये देखना कि क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं फिशिंग ईमेल्स या मैसेजेस में, जिनका थोड़ा सा ध्यान रखें, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये गड़बड़ ईमेल है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में तो सब जानते हैं ये चीज़, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये गड़बड़ ईमेल है या गड़बड़ मैसेज है। तो वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हाउ टू डिटेक्ट फिशिंग ईमेल्स। थोड़ा सा उसको एनालाइज करो, थोड़ा सा वहाँ दिमाग लगाओ, तो तुम पता लगा पाओगे कि ये ईमेल फिशिंग ईमेल है, और उसको अवॉइड करना है। सीधा ब्लॉक कर दो, स्पैम में डाल दो, जो करना है करो, बट सिंपली जवाब मत दो उसका, इंटरेक्ट मत करो उससे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि किन पॉइंट्स पे थोड़ा सा अगर ध्यान हम रखें, तो हम बता सकते हैं कि ईमेल गड़बड़ है, फिशिंग ईमेल है। सबसे पहला पॉइंट, मतलब इन्होंने एक सैम्पल ईमेल दिखाया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट्स बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सीम्स टू बी अ बैंक, कंपनी और सोशल नेटवर्किंग साइट, एंड हैज अ जेनेरिक ग्रीटिंग। तो ये क्या ईमेल, क्या इसका टाइटल है? योर एप्पल आईडी वाज यूज्ड टू साइन, मतलब एप्पल की तरफ से है ये। मतलब जिसने भेजा है उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि एप्पल की तरफ से। एक्चुअल ऑफ कोर्स एप्पल की तरफ से नहीं है। हैज अ जेनेरिक ग्रीटिंग डियर कस्टमर। अगर एक्चुअली ईमेल आएगा तो डियर कस्टमर तो नहीं लिखा होगा उसमें यूजली। ज्यादातर केसेस में वो लोग नाम लिखते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो डियर कस्टमर करके लिखते हैं, बट इन मोस्ट केसेस वो तुम्हारा नाम लिखेंगे वहां पे, अगर तुम्हें ईमेल भेज रहे हैं तो, जो एक्चुअल लेजिटिमेट सर ईमेल। मेरे इसमें क्लोन नहीं हो रहा।
क्लोन नहीं हो रहा? हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है? सर ये बता रहा है नॉट हम्म। डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा डज नॉट एग्जिस्ट? दिखाओ, एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो? है। एक मिनट। गेट क्लोन, और सर आगे? गिट क्लोन। उसको कॉपी पेस्ट कर लो ना सीधा। सर पेस्ट नहीं हो रहा सर, मैंने बहुत बार ट्राई किया। पेस्ट नहीं हो रहा तो सर स्पेलिंग गलत लिखी हो तुमने, स्लैश की जगह क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सर एंटर कर दूं? गिटहब की स्पेलिंग गलत है, एच आएगा टी के बाद। सर एक मिनट, मेरे एच का वो खत्म हो गया। और एंड में सोशल फिश के बाद डॉट गिट। हो गया। हम्म, करके देखो राना उसको। एंटर कर दो ना? हम्म। ठीक है, हो जाएगा अब। हाँ सर। सर स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? हाँ हाँ, बंद कर दो, हो जाएगा ये।
ओके, तो हम लोग वो, अच्छा, फिशिंग ईमेल डिटेक्ट करने वाला चीज देख रहे थे। तो नेक्स्ट चीज जो मेंशन्ड है, इट्स ईमेल सीम्स टू बी फ्रॉम अ पर्सन लिस्टेड इन और ईमेल एड्रेस बुक। जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे क्या है, apple@gmail.com। अब एप्पल का जो ऑफिशियल वो है, उनका अपना डोमेन है, वो जीमेल आईडी तो यूज करेंगे नहीं, तो ये भी गलत है। इस तरह से अगर कोई है तो ये डेफिनेटली एप्पल नहीं है, कोई स्कैम का अटेम्प्ट है। तो क्योंकि कोई भी देखो बड़ी कंपनी होती है, उनका अपना खुद का डोमेन होता है। हर कंपनी का अपना प्रॉपर मेल सर्वर्स होते हैं, अपना डोमेन होता है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो जीमेल, apple@gmail.com से तो फॉलो नहीं करने वाले। फॉलो बोल रहा हूँ, ईमेल नहीं करने वाले। तो मतलब ये भी एक इंडिकेटर है कि ये ईमेल लेजिटिमेट नहीं है, फेक या स्कैम बोल सकते हो, वो है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, गिव्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और अ विल्ड थ्रेट। मतलब इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कि योर एप्पल आईडी वाज यूज्ड टू साइन इन टू iCloud on iPhone and your credit card has been charged। कुछ अमाउंट दिया हुआ है, कितना, ऑलमोस्ट $1300। तो मतलब यहाँ पे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि अगर मैंने ये लॉग इन करके चेक नहीं किया, लॉग इन करके बोल रहा हूँ, कि अगर मैंने ये ईमेल जो कह रहा है ये चेक नहीं किया, जो ये कह रहा है नहीं किया फॉलो, तो हो सकता है मैं किसी प्रॉब्लम में आ जाऊं। मेरा जो अकाउंट है उस पर ऑलरेडी चार्ज लग चुका है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या करना है। जो भी विक्टिम है मतलब वो इस तरह से सोचेगा तो पैनिक करेगा। तो पैनिक करवाने की कोशिश की हुई है यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह की चीजें लिख के। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मे कंटेन ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत ही ज्यादा प्रैंक ईमेल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। प्रैंक बोलो, स्पैम वाले ईमेल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर ध्यान दो, बहुत ही ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं ये लोग। यहाँ पे भी अब जैसे चार्ज की जगह चर्ज लिखा हुआ है। ठीक है, और भी कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, सेंटेंस गलत उसमें लिखे होंगे, स्पेलिंग गलत होगी चीज़ों की। तो इस तरह की चीज़ें भी नोट करनी चाहिए ईमेल्स में, क्योंकि अगेन प्रॉपर ईमेल जो होता है कंपनी की तरफ से, उसमें इस तरह की गलतियां नहीं मिलेंगी तुम्हें कभी भी। लेकिन फेक ईमेल में, स्कैम ईमेल में जरूर इस तरह का चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर इंक्लूड लिंक टू स्पूफ वेबसाइट्स। अच्छा, जो भी लिंक होता है ईमेल में, उसको ये नहीं कि सीधा सीधा क्लिक कर दिया, लेकिन उस लिंक पर पहले जस्ट माउस अपना कर्सर ले जाओ, और नीचे क्या दिखा रहा है वो, कि कौन से लिंक पे ले जाएगा, वो चेक करो। कभी भी डायरेक्टली तो क्लिक करते नहीं है लिंक्स पे। फिर मे कंटेन ऑफर्स दैट सीम टू गुड टू बिलीव। अच्छा, अब इसमें ऑफर तो कुछ खास ऐसा नहीं है, बट बस ये दिया हुआ है कि अगर ये इशू को तुम रिपोर्ट करते हो तो तुम्हें $2000 मिलेंगे। तो उसका कुछ कोई लिंक दिया हुआ है, हाँ, उसे रिपोर्ट अब्यूज का लिंक दिया हुआ है, तो वो भी लेजिटिमेट लिंक है, ऐसा नहीं है। तो ईमेल में अगर कोई लिंक आए तो वो भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे नहीं बिना देखे क्लिक कर दिया।
फिर क्या दिया हुआ है, इंक्लूड्स ऑफिशियल लुकिंग लोगोज एंड अदर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे चलो लोगो तो नहीं है, बट उसने जो एप्पल का वेबसाइट है उससे कुछ चीजें चुराई हुई हैं कि माई एप्पल आईडी सपोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी। ये टेक्स्ट होता है, ये क्या होता है, वेबसाइट्स के जो फुटर टेक्स्ट होता है वो सिंपली उठा के उसने यहाँ पे चिपका दिया, जिसने भी ये स्पैम ईमेल लिखा। ताकि अगर कोई देखता है तो उसको थोड़ा सा ऑफिशियल लगे, जबकि ऐसा है नहीं। और एक और चीज भी है, मे कंटेन अ मैलिशियस अटैचमेंट। तो इस ईमेल में कोई अटैचमेंट है, और डेफिनेटली वो अटैचमेंट में कोई ना कोई मैलवेयर होगा किसी तरह का, क्योंकि स्पैम ईमेल से अक्सर मैलवेयर फैलाया जाता है। तो अगर कोई अटैचमेंट हो, बिना सोचे समझे कभी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है वो अटैचमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं ईमेल के, जिससे तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि ये ईमेल जो है वो स्पैम है या स्कैम बोल सकते हो। और इनको अवॉइड करो, कोई इंटरेक्ट मत करो इन ईमेल से, इसको ब्लॉक कर दो, स्पैम में डाल दो। कोई अटैचमेंट आए उसको डाउनलोड मत करो, कोई लिंक आए उस पर क्लिक मत करो ऐसे ईमेल्स में। बिल्कुल भी इंटरेक्शन हमारा नहीं होना चाहिए इस तरह के ईमेल्स के साथ। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? सर, हाँ। जो हमने वो मालवेयर बनाया था ना सर, हाँ, तो वो एंड्रॉइड के लिए भी हो सकता? एंड्रॉयड के लिए, हाँ एंड्रॉयड के लिए भी हो सकता है। वो विंडो की जगह पर एंड्रॉइड लिखना है बस सर। हाँ। और सर वो इसमें क्रिएट होगा और उसके पास सेंड करना पड़ेगा हमें सर? हाँ, वो फिर फोन एपीके बनेगी उसकी, EXE नहीं बनेगा। ये सर, तो उसके या ईमेल आईडी के किसी के थ्रू सेंड कर सकते हैं सर उसके पास? हाँ। ओके सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, नो? ओके। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है, सोशल इंजीनियरिंग, ये भी यहाँ पे ओवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डॉस अटैक्स या डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे कोई आ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर।
हेलो सर। ओके, तो नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है इसमें से सोशल इंजीनियर से? नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, डिनायल ऑफ सर्विस का कोई मीनिंग जानता है, क्या होता है? क्या सर? डिनायल ऑफ सर्विस का मीनिंग जानते हो? डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? जरा सा भी अगर, थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो किसी को, क्या होता है डिनायल ऑफ सर्विस? नहीं? अच्छा, चलो कोई बात नहीं।
डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, जैसे कोई भी सर्विस, सर्विस मतलब कोई वेब सर्वर, कोई वेबसाइट या कोई और ऐसी सर्विस जो ओवर द इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी ऐसी सर्विस का डाउन हो जाना, मतलब सर्वर क्रैश हो गया, सर्विस अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन हो गई थोड़ी देर के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई उसे यूज़ करना चाहता है नहीं कर सकता। ठीक है, इस केस, इस सिचुएशन को डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लेट्स से कि हम एक कॉलेज वेबसाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से, और कॉलेज वेबसाइट में क्या है कि उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो एक टाइम पे लेट्स से 2000 कनेक्शन से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। जस्ट एज एन एग्जांपल, एक्चुअल ऑफ कोर्स सर्वर्स आज की डेट में उतने वीक नहीं है। जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर कोई सर्वर है और उसकी कैपेसिटी है 2000 कनेक्शन हैंडल करने की, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी किसी भी केस में हैंडल नहीं कर पाएगा। और अब कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, कॉलेज वेबसाइट, अब हो सकता है कि रिजल्ट्स आए और सब लोग एक साथ लॉग इन कर रहे हैं उस दिन रिजल्ट्स देखने के लिए ऑनलाइन, तो उस वेबसाइट पे 2000 से ज़्यादा कनेक्शन आ गए एक टाइम पे, 3000 आ गए मान लो, तो क्या होगा, सर्वर की तो कैपेसिटी इतनी है नहीं कि 2000 से तो ज़्यादा हैंडल कर ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी उतनी है। तो जैसे ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, क्या होगा वहाँ पे कि सर्वर के जितने भी रिसोर्स है वो तो सारे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, वो 2000 रिक्वेस्ट हैंडल करने में, एक्स्ट्रा अगर कोई रिक्वेस्ट आती है सर्वर ओवरलोड हो जाएगा और वो रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब अगर सर्वर क्रैश हो गया तब तो एक भी कोई रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकता, कोई भी उस समय उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, अगर सर्वर क्रैश हो जाए। ठीक है, कोई भी यूज़ नहीं कर सकता उस समय तो। अगर ऐसा होता है कि सर्वर क्रैश हो गया, कोई यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस सिचुएशन है। सर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जैसे जैसे हमारा सर्वर क्रैश कर गया, कोई भी जैसे कॉलेज का सर्वर क्रैश कर गया, हमें उसकी कुछ पर्सनल डिटेल चाहिए, मतलब देखिए क्रेडेंशियल चाहिए सारे स्टूडेंट्स के बारे में, तो उस टाइम पे सर हम बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते उसको, सर्वर क्रैश्ड है तो तुम एक्सेस कर ही नहीं सकते ना, कोई भी नहीं चाहे एक्सेस। कोई भी हो। हाँ, मतलब सिर्फ ऑफ कोर्स जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी मेंटेन कर रहा है उस सर्वर को, वही एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो तो लोकली उसके पास एक्सेस है सर्वर का। मतलब जो लोकल में रहेगा वो उसको एक्सेस कर सकता है बस। लोकल में जैसे तुम्हारा सिस्टम है, तो अपना सिस्टम एक्सेस हाँ कर समझ गया सर। सकता है वैसे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। और अगर तुम जानबूझ के कोई अटैक करते हो कि जिससे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो, तो उसको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिनायल ऑफ सर्विस अगर हो रहा है तो अटैक की वजह से होगा, हो सकता है सर्वर ऑलरेडी ओवरलोड हो गई कैपेसिटी और वो क्रैश हो गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, ज्यादातर केसेस में क्रैश तभी होती हैं चीजें जब कोई अटैक करता है उनको, और तब उसको डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है सर। फिर एक सिचुएशन और आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, या डीडोस कहते हैं उसको। ठीक है, डीडोस में क्या होता है, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस तो सिंपली क्या होगा कि मैं अपनी डिवाइस यूज करके और जो है कहीं ना कहीं कोई अटैक कर रहा हूँ, डिनायल ऑफ सर्विस किसी, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर को, उसको क्रैश कर दिया किसी तरह से, तो अपनी डिवाइस यूज करके। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है कि मल्टीपल हमने डिवाइसेस यूज की, जैसे अटैकर है या तो उसके कंट्रोल में मल्टीपल डिवाइसेस हैं, या कई सारे अटैकर्स हैं और वो मिलके अपनी डिवाइसेस यूज करके इस तरह का अटैक कैरी आउट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डीडोस अटैक कहा जाता है। तो इसका थोड़ा सा देख भी लेते हैं
किस तरह से डिफाइन होती है ये चीज़। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? इट्स एन अटेम्प्ट, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स। तो जो उसको एक्चुअल यूजर्स हैं जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस हो चुका है, अटैक हो चुका है। तो वो सर्विस डाउन है, क्रैश्ड है, जो भी सिचुएशन है, एक्सेसिबल नहीं है, कोई भी यूज नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज वो सर्वर डाउन चल रहा है। उसको बाद में रिस्टोर किया जाएगा, जो भी होगा, फिर दोबारा एक्सेसिबल रहेगा वो। बट जब तक रिस्टोर नहीं होता तब तक तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब और क्या इसमें मेंशन्ड है कि क्या क्या साइंस होते हैं पोटेंशियल डॉस अटैक के। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में हर डॉस अटैक सर्वर को क्रैश कर ही देगा, जरूरी नहीं है। अगर कोई अनअवेलेबल है रिसोर्स, कोई वेबसाइट अनअवेलेबल है, कोई सर्विस अनअवेलेबल है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक चल रहा है, लॉस ऑफ एक्सेस टू वेबसाइट या स्लो परफॉर्मेंस। कभी कभी अगर कोई अटैक कर रहा है तो सर्वर क्रैश नहीं होता उससे, पर उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड कर दिया उसने सर्वर को। इंक्रीज इन स्पैम, अच्छा नहीं है तो स्पैम ईमेल्स कैसे ले मेरा नहीं है। तो मेनली क्या होता है, या तो सर्वर क्रैश हो जाएगा या फिर परफॉर्मेंस में काफ़ी असर पड़ जाएगा। हर केस में ऐसा नहीं है कि क्रैश होगा ही होगा, ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होता, बट डेफिनेटली इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी वहाँ पे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई वेबसाइट पे अपन जा रहे होते हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, उस समय हमें दिखता है कि परफॉर्मेंस उसकी स्लो है, तो हमें तो लगता है यार अच्छा परफॉर्मेंस का कुछ इशू होगा वेबसाइट का, बट फिर बाद में पता चलता है कि हाँ अच्छा ये तो उस समय कोई अटैक हो रहा था वेबसाइट पे, इसीलिए वेबसाइट जो है स्लो चल रही थी। तो कई बार ऐसा भी होता है। किस तरह से होते हैं ये अटैक, मतलब क्या टेक्निक्स होती हैं, वो भी अपन देखेंगे। अच्छा, टारगेट्स, मतलब टारगेट किस किस चीज़ को किया जाता है। अब ऑफ कोर्स टारगेट ऐसी सर्विसेज को किया जाता है जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो वेब सर्वर्स जैसे सबसे कॉमन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स कहाँ पे होते हैं, वेब सर्वर्स पे, जो सर्वर्स वेबसाइट होस्ट करते हैं। कंपनी को क्या नुकसान होता है कि ऑफ कोर्स अगर लॉस ऑफ बिजनेस हो सकता है, वहाँ पे लॉस ऑफ रेपुटेशन हो सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट मान लो, कोई जो वेबसाइट ऑनलाइन अगर कुछ बेच रही है, वो थोड़ी देर के लिए भी डाउन है तो उनके तो पैसे का नुकसान हो गया ना। उस टाइम पे अगर जो भी बिजनेस आता है वो तो आया नहीं। लॉस ऑफ रेपुटेशन भी होता है कि मान लो अगर उस वेबसाइट में बार बार दिक्कत आ रही है, तो लोग फिर क्या है उसको चले जाएंगे, उसको छोड़ छोड़ के यूज करना बंद कर देंगे। यार ये वेबसाइट तो डाउन ही रहती है, इशू रहता है इसमें, तो रेपुटेशन खराब हो जाती है फिर उस वेबसाइट की, और लोग दूर भागते हैं फिर उससे। तो इस सिचुएशन को भी कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, एक कोई मेरे को ये बता सकता है कि एज एन एथिकल हैकर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का हमें क्या फायदा है अगर मैं सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो। अच्छा, सोचना है इसके बारे में, कल बताना कि एज एन अटैकर डिनायल ऑफ सर्विस मेरे किस काम का हो सकता है या मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है। तो सोचो क्या हो सकता है, और कल बात करता हूँ मैं उसकी।
आगे अपन ये टॉपिक कल कंटिन्यू करते हैं।